हेलो बच्चों, मेरा नाम है विवेक कुमार और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल की ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में। तो हम इसका पूरा कंप्लीट एक डेरिवेशन देखने वाले हैं। तो हो सकता है ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा, बट हम इस डेरिवेशन की हर एक स्टेप को सॉल्व करके देखेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं डेरिवेशन को। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर कंसिडर कर रहा हूँ दो पॉइंट चार्जेस को। तो यहाँ पर मैं एक चार्ज ले रहा हूँ जिसको मैं पॉइंट ए पर रख रहा हूं। तो ये मेरा पॉइंट ए है और इस पॉइंट ए पर मैं जिस चार्ज को रख रहा हूं वो चार्ज मेरा है नेगेटिव चार्ज। इसी पॉइंट ए से मैं एक डिस्टेंस जिसको हम देंगे 2L, इस डिस्टेंस पर मैं एक और चार्ज रख रहा हूं। तो सबसे पहले तो मैं एक काम ये कर रहा हूं यहाँ पर कि इस पॉजिटिव चार्ज को मैं ब्लू कलर से ड्रॉ कर रहा हूं। तो ये चार्ज जो है हमारा पॉजिटिव चार्ज है और इसे जिस पॉइंट पर रखा है इस पॉइंट को हम नाम दे रहे हैं पॉइंट बी। अब ये हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसके दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन जो नेचर है वो एकदम अपोजिट है। अब अगर मैं इन डाइपोल को एक लाइन ज्वाइनिंग के साथ जोड़ने की कोशिश करूं तो ये हमारी डिस्टेंस बन जाएगी डाइपोल के बीच की और ये डिस्टेंस हो जाएगी 2L, जिसे हमने हमारी डेफिनेशन में कंसिडर किया था। अब यहाँ से अगर हम आगे की बात करें तो यह डाइपोल का मिड पॉइंट है। इस पॉइंट को मैं नाम दे रहा हूँ O हमारा डाइपोल का मिड पॉइंट है। तो ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन की अगर हम बात करें तो जैसे ये डाइपोल है तो डाइपोल की एक्सिस पर हम लोगों ने एंड ऑन पोजीशन की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड किया था। वैसे ही अगर हम बात करें तो अगर हम इस डाइपोल के एकदम परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इसके मिड पॉइंट से ऊपर की तरफ बढ़ने की कोशिश करें, या हम डाउनवर्ड भी जा सकते हैं लेकिन हम इसे ऊपर की तरफ सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर हम डाइपोल के मिड पॉइंट से एकदम परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई पॉइंट कंसिडर करें और वहां पर हम इस डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड करते हैं तो यह हो जाती है हमारी ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। तो मैं मिड पॉइंट O से डिस्टेंस ले रहा हूं स्मॉल r और स्मॉल r डिस्टेंस पर मैं जो पॉइंट कंसिडर कर रहा हूं उस पॉइंट को नाम दे रहा हूं मैं पॉइंट P। तो इस P पॉइंट को फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर रख देता हूँ और इस P पॉइंट पर हम क्या करेंगे, हमारे टेस्ट चार्ज को पुट करेंगे और फिर हम देखेंगे इंडिविजुअल चार्ज प्लस Q और माइनस Q से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या रहने वाली है। तो अगर मैं यहाँ पर टेस्ट चार्ज को पुट कर दूं तो Q नॉट हमारा टेस्ट चार्ज है। तो अगर मैं यहाँ से देखने की कोशिश करूंगा तो प्लस Q बी पॉइंट पर हमने पॉजिटिव चार्ज को रखा है और पॉजिटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड ओरिजिनेट होती है वो रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में, मतलब चार्ज से बाहर की ओर फैलती हुई होती है। अगर हम देखने की कोशिश करें यहाँ पर तो बी पॉइंट पर जो हमने चार्ज रखा है तो वह जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा उसकी डायरेक्शन कुछ इस तरीके से हो जाएगी। थोड़ा चार्ज को चाहता हूं थोड़ा दूर करना ताकि ये हमारी लाइन के साथ मिल जाए। अब इसकी जो डायरेक्शन रहेगी कुछ इस तरीके से इस चार्ज से दूर जाती हुई दिखाई दे रही है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड को जो पॉजिटिव चार्ज से जनरेट हुई है इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं E1 से। अब ऐसे कैसे अगर हम बात करें तो नेगेटिव चार्ज में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है वो अंदर की तरफ आती है। तो यहाँ पर अगर हम देखने की कोशिश करें इस पॉइंट पर तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रहेगी नेगेटिव चार्ज की तरफ वो कुछ इस तरीके से रहेगी और इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम नाम दे रहे हैं E2। अब देखने वाली या गौर करने वाली बात यह है कि हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो इन दोनों चार्ज से जनरेट हुई है E1 और E2, ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड ना तो परफेक्टली वर्टिकल है ना परफेक्टली हॉरिजॉन्टल है। और जब भी ऐसा केस हो कि हमारे पास कोई वेक्टर हो जो ना परफेक्टली वर्टिकल हो ना परफेक्टली हॉरिजॉन्टल हो तो उसे हम क्या करते हैं दो कंपोनेंट में ब्रेक कर लेते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर देखने की कोशिश करूं E1 को तो E1 ना तो परफेक्टली वर्टिकल है ना परफेक्टली हॉरिजॉन्टल है। तो मैं इसके दो कंपोनेंट ले रहा हूँ, एक कंपोनेंट वर्टिकल होगा और दूसरा कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल होगा। तो मैं यहाँ पर इसका वर्टिकल कंपोनेंट ले रहा हूँ कुछ इस तरीके से। तो ये हमारा इसका वर्टिकल कंपोनेंट हो गया E1 का। तो इसे मैं नाम दे देता हूं E1X जो रिप्रेजेंट कर रहा है, या E1Y से नाम दे देता हूं जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि यह इलेक्ट्रिक फील्ड E1 का वर्टिकल कंपोनेंट है। इसकी वैल्यू की अगर मैं बात करूं
तो इसकी वैल्यू हम दे देंगे E1। अब ये वर्टिकल कंपोनेंट है तो इसकी जो एंगल हम देंगे वो होगा साइन एंगल E1 साइन थीटा। अब ऐसे कैसे इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की अगर हम बात करें तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया है, इसे हम नाम दे देंगे E1 x और इसकी वैल्यू की अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगी E1 cos थीटा। अब वो क्या रहा है कि ये जो हमारा ये जो E1 हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है ये जो है एंगल बना रहा है हमारे कंपोनेंट के साथ थीटा एंगल दोनों तरफ। ये एंगल जो है थीटा में बनते हुए हमें दिखाई दे रहा है। और ऐसे कैसे अगर मैं E2 के कंपोनेंट ब्रेक करने की कोशिश करूं तो E2 का वर्टिकल कंपोनेंट जिस तरह से डायरेक्शन है उसी तरीके से, तो फिलहाल आप लोगों को ध्यान होगा लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, आप लोगों ने 11th स्केलर एंड वेक्टर वाले चैप्टर में पढ़ा होगा। तो इसी तरीके से हम इसको उसी का यूज करके हम इसको रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो रहेगा हमारा वर्टिकल कंपोनेंट रहेगा E2 का, तो इसे हम E2 बाय करके लिख सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं डायरेक्ट ही चाहूंगा कि इसे हम कुछ ऐसे लिख दें E2 sin थीटा। और इसका अगर मैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेने की कोशिश करूं तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा E2 cos थीटा। तो फिलहाल थोड़ा और सिंपल करने के लिए हम एक काम ये कर सकते हैं कि ये जो E1 x और E1 y हमने माना है इसको हम यहाँ से फिलहाल हटा दें। तो इससे ये होगा कि सिर्फ हमको जो वैल्यू हम यूज करने वाले हैं वही हमारे सामने रहेगी। तो हमने देखो इसे कंपोनेंट में रिजॉल्व जरूर कर लिया है। यहाँ पर भी हम बात करें तो ये दोनों कंपोनेंट जो है मतलब जो E2 है ये अपने कंपोनेंट के साथ थीटा एंगल बना रही है और ये वर्टिकल कंपोनेंट के साथ थीटा एंगल बना रही है। अब आगे के बारे में बात करें तो फिलहाल अब हम क्या करते हैं कि ये जो इंडिविजुअल E1 और E2 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम इन दोनों चार्जेस से हम लेकर आए हैं, तो सबसे पहले हम इनकी इक्वेशन को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, जो इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज प्लस Q इज। तो डेरिवेशन जब भी करें एक चीज ध्यान रखें कि हमेशा हमने जितने भी डेरिवेशन किए हैं, अगर हम एंड ऑन पोजीशन की बात की तो वहां पर भी हमने क्या किया था, ए पॉइंट पर नेगेटिव चार्ज को रखा था और बी पॉइंट पर पॉजिटिव चार्ज को रखा था। तो आप भी कोशिश ये करें कि ए पॉइंट पर हमेशा नेगेटिव चार्ज लें और बी पॉइंट पर पॉजिटिव चार्ज लें। उससे होगा ये कि आप जब इस डेरिवेशन को सॉल्व करेंगे तो उसमें उलझेंगे नहीं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस चार्ज को कुछ देर के लिए भूल रहा हूँ। तो जो पॉजिटिव चार्ज जो है उससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड E1 हमें मिली है उस इलेक्ट्रिक फील्ड E1 की इंटेंसिटी को हम फाइंड कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला है आइडियल फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, उसके डेरिवेशन को आप हमारे प्लेलिस्ट के चैप्टर 1 में जाकर देख सकते हैं। तो वहीं से हम इस इक्वेशन को पिक कर रहे हैं। जो इक्वेशन है वो थी E is equals to 1 by 4 pi epsilon naught Q divided by R square। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की इक्वेशन है ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज की। तो इसी का यूज करके हम इस E1 के लिए इक्वेशन को बना रहे हैं। तो हमारी जो इक्वेशन हो जाएगी वो हो जाएगी 1 by 4 pi epsilon naught Q डिवाइडेड बाय, अब जो डिस्टेंस है हमारे पॉइंट P जहां पर हमने स्पेस चार्ज को रखा है और जिस पॉइंट पर यहीं पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को मेजर भी कर रहे हैं, तो जो डिस्टेंस है हमारे B पॉइंट पर रखे पॉजिटिव चार्ज और P पॉइंट पर रखे स्पेस चार्ज के बीच में वो डिस्टेंस है BT। डिस्टेंस का स्क्वायर, तो मैंने यहाँ पर स्क्वायर लगा दिया। अब यहाँ पर हमने E1 को वेक्टर क्वांटिटी बनाया है, हम डायरेक्शन दे रहे हैं तो यहाँ पर भी मैं डायरेक्शन दे दूं, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी क्वांटिटी है सारी स्केलर क्वांटिटी है और कांस्टेंट है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि जो डायरेक्शन है वो है अलोंग BT। ये हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है वो B से P की तरफ जा रही है। अब इस BP के बारे में बात करें तो BP डिस्टेंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहली चीज अगर हम बात करें तो जो डायपोल है उसका सेपरेशन है 12 और O इस डायपोल का मिड पॉइंट है। अगर मैं O से B के बीच की डिस्टेंस देखूं तो वो 12 का ठीक आधी हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। मतलब जो हमारी डिस्टेंस होगी पॉइंट
ओ बी थी वो हो जाएगी स्मॉल एल। ऐसे जैसे अगर हम ओ से ए के बीच की डिस्टेंस देखने की कोशिश करें तो वह भी 2l कहां हो जाएगी, जो है स्मॉल एल। अब आगे के बारे में बात कर रहे हैं तो बीपी डिस्टेंस को सॉल्व करने के लिए बस सिंपल सा है, इसको हम लिखेंगे नहीं, बस हम समझते चले जाएं कि अगर आप ध्यान से देखें कि जो ट्राइंगल ओ पी डी है, ट्राइंगल ओ पी डी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, और हम अगर पाइथागोरस थ्योरम का यहाँ पर यूज करें तो ये जो डिस्टेंस हमने ओ से पी तक की है ये डिस्टेंस है स्मॉल आर, ये डिस्टेंस है स्मॉल एल, और ये इसका हाइपोटेन्यूज है। तो अगर हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है तो हमारा फॉर्मूला होता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो ये है हमारा परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर है अगर मैं इक्वल के इधर उसे लाने की कोशिश करूंगा तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, अंडर रूट। तो जो डिस्टेंस आई है बी से पी की वो आई है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ऐसे कैसे अगर हम बात करें ट्राइंगल ए पी ओ के बारे में तो ये ट्राइंगल भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसकी दोनों साइड की अगर हम बात करें तो वही सेम साइड है कि जो परपेंडिकुलर है वो आर है और इसका जो बेस है वो स्मॉल एल है। तो इसका मतलब ये जो डिस्टेंस ए पी है ये भी कितनी हो जाएगी, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। आप चाहे तो मैं यहाँ पर साइड में से सॉल्व करके बता सकता हूँ कि जो हमने ये ट्राइंगल सॉल्व किया है ओ पी डी, ट्राइंगल ओ पी डी, तो यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर रहे हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है कि जो हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनियस स्क्वायर मतलब बीपी स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर जो है ओपी, ओपी की वैल्यू आर है तो मैं डायरेक्ट इस वैल्यू को यहाँ पर रख दूंगा, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, बेस है ओबी जिसकी वैल्यू है एल, तो इस बेस का स्क्वायर मैं यहाँ पर रख रहा हूँ। इस स्क्वायर को अगर हम इधर लेकर चले जाएंगे तो यहाँ पर अंडर रूट लग जाएगा। तो इस तरीके से इस वैल्यू को हम सॉल्व करके यहाँ पर लिखना है। अब आगे के बारे में हम बात करें तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस बीपी की जो वैल्यू है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर मैं यहाँ पर पुट कर रहा हूँ। तो जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसकी इक्वेशन हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू डिवाइडेड बाय अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और ये ब्रैकेट का स्क्वायर। अब होगा क्या, अंडर रूट का मतलब होता है पावर 1/2 और यहाँ पर हमारी पावर साथ में ब्रैकेट के साथ लग रही है स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या होगा इसकी पावर 1/2 और ये 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये रूट स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की इक्वेशन फाइनली कुछ इस तरीके से बन जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, तो ये जो स्क्वायर है इस रूट के साथ कैंसिल हो चुका है, तो क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इसे हम इक्वेशन क्या दे देंगे फर्स्ट। अब आगे के बारे में हम बात करें, जैसे हमने पॉजिटिव चार्जेस से जो इलेक्ट्रिक फील्ड E1 हमें मिली उसकी इक्वेशन बनाई है हमने, ऐसे कैसे अब नेगेटिव चार्ज Q से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनी है E2, अब हम इसके लिए इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं। तो हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P due to charge माइनस Q इज, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है E2। अब E2 को हम सॉल्व कर रहे हैं हमारी पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की इक्वेशन इससे। अब इसी इक्वेशन का यूज करके मैं E2 की इक्वेशन बनाऊंगा, वो इक्वेशन हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q डिवाइडेड बाय, अब जो डिस्टेंस है ये E2 को हम मेजर कर रहे हैं इस पॉइंट P पर, और ये जो E2 जो है वो नेगेटिव चार्ज Q के अंदर आ रही है, तो डिस्टेंस इन दोनों चार्जेस के बीच है AP, तो मैं यही डिस्टेंस यहाँ पर रख दूंगा AP और इसका स्क्वायर। डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन है अलोंग PA, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड E2 की डायरेक्शन है। एपी की वैल्यू हम यहाँ पर सॉल्व कर चुके हैं, तो इसी वैल्यू को मैं यहाँ पर रख दूंगा, तो हमारी जो इक्वेशन है वो कुछ इस तरीके से हो जाएगी E2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q डिवाइडेड बाय ब्रैकेट अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर।
तो पावर हमने स्क्वायर ले ली और यहाँ पर क्या होगा, अंडर रूट की पावर 1/2 होती है, मतलब ये जो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अगर मैं अंडर रूट हटाऊं तो इसमें ऐसा लिख सकता हूँ 1/2, और ये स्क्वायर जो है इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये 2 से 2 जो है वो कैंसिल हो जाता है, और कैंसिल होने के बाद फाइनली हमें क्या मिलता है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो ये रूट जो है इस स्क्वायर के साथ कैंसिल यहाँ पर भी हो रहा है, तो जो हमारी E2 है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है, उसकी इक्वेशन हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q डिवाइडेड बाय R, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इक्वेशन को हम नंबर दे देंगे 2। जैसा मैंने एंड ऑन पोजीशन वाले डेरिवेशन में भी कहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो चार्ज के नेचर पर डिपेंड नहीं करती। हमने यहाँ पर नेगेटिव चार्ज लिया है, लेकिन हमने नेगेटिव चार्ज का साइन यहाँ पर इंडिकेट नहीं किया है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम भी डायरेक्शन इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब हमें क्या करना है, हमारे पास इंडिविजुअल चार्जेस, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की इक्वेशन हमें मिल चुकी है। अब हम इस डायपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की इक्वेशन को ऐड करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप गौर से देखें इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को, तो दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो आपस में सेम है। E1 का जो मैग्नीट्यूड है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q डिवाइडेड बाय R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, वही सेम मैग्नीट्यूड E2 का भी है। तो अगर हम बात करें इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड, तो जो E1 का मैग्नीट्यूड है वो इक्वल है E2 के मैग्नीट्यूड के। अब यहां पर हमने E1 E2 के कंपोनेंट्स लिए थे। अब यहां से आपको एक चीज नोटिस ये करना है कि अगर E1 और E2 मैग्नीट्यूड में सेम है तो क्या मैं इस E2 को E1 के साथ या E1 को E2 के साथ रिप्लेस कर सकता हूं? मैं बिल्कुल कर सकता हूं, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड आपस में इक्वल है। तो अब नेक्स्ट स्टेप में अब हम क्या कर रहे हैं, इनके जो कंपोनेंट है, तो E1 के 2 कंपोनेंट और E2 के 2 कंपोनेंट, इनको आपस में हम ऐड करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1 और E2 को फाइंड करने के बाद अब हम फाइंड करेंगे हमारे डायपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डायपोल इज, तो देखिए अगर हमको डायपोल की इंटेंसिटी फाइंड करना है तो अब हम क्या करेंगे, जो E1 जो है जिसको हमने 2 कंपोनेंट में सॉल्व किया है, और जो E1 और E2 जो है इसके भी 2 कंपोनेंट है, इन सभी के चारों कंपोनेंट को अब हम आपस में ऐड करेंगे। और जैसे ही हम कंपोनेंट को ऐड करेंगे हमें हमारी रिजल्टेंट डायपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड हो जाएगी। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक डायपोल है उसकी इंटेंसिटी को मैं E से इसके मैग्नीट्यूड को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और इनके सभी कंपोनेंट को आपस में ऐड कर रहा हूँ। तो E1 के 2 कंपोनेंट है, E1 cos थीटा और E1 sin थीटा। ऐसे कैसे E2 के भी 2 कंपोनेंट है, E2 cos थीटा प्लस E1 sin थीटा, सॉरी E2 sin थीटा। अब अगर आप गौर से देखें डायग्राम के अंदर, तो जो E1 और E2 के वर्टिकल कंपोनेंट है, E1 sin थीटा और E2 sin थीटा, इन दोनों का मैग्नीट्यूड देखो आपस में इक्वल है, लेकिन डायरेक्शन की अगर मैं बात करूं तो डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है। अब होगा क्या, 2 वेक्टर क्वांटिटी जिनका मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन अपोजिट है, तो वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देती है। तो यहाँ पर भी यही होगा कि जो हमारा E1 है इसके डायरेक्शन ऊपर की तरफ है और E2 जिसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ है, मैग्नीट्यूड में सेम और डायरेक्शन में अपोजिट होने के कारण ये दोनों वर्टिकल कंपोनेंट एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देंगे। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, E2 की डायरेक्शन E1 के साथ अगर कंपेयर करके देखूं तो मैं इसकी डायरेक्शन को अपोजिट रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर माइनस साइन लगा रहा हूँ। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर देंगे कि जहां पर भी हमें E2 दिखाई दे रहे हैं उसे हम E1 के साथ रिप्लेस कर देंगे। तो हमारी जो इक्वेशन कुछ इस तरीके से बनती हुई जा रही है, E1 cos थीटा प्लस E1 sin थीटा प्लस E2। तो E2 को मैं रिप्लेस कर रहा हूँ E1 के साथ, तो मैंने इसे E1 लिख दिया है, प्लस माइनस माइनस, और ये जो E2 है इसे मैं रिप्लेस कर रहा हूँ E1 के साथ। तो देखिए
अगर हम मैथमेटिकली देखें तो यहाँ पर भी हमारी इक्वेशन में से ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो चुकी है। तो फाइनली जो हमारे पास कंपोनेंट बच रहे हैं वो सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है E1 का और E2 का। तो इसे अगर हम ऐड कर दें तो यह हमको रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देगा 2E1 cos थीटा। तो E1 की अगर मैं बात करूं तो E1 इक्वेशन फर्स्ट से मुझे इस इक्वेशन को मैं यूज करके यहाँ पर रख सकता हूं, और cos थीटा की अगर मैं बात करूं तो इस cos थीटा को मैं यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो फिलहाल E1 का cos थीटा मुझे सॉल्व करना है, तो बाकी सारे एंगल जो है मैं यहाँ से हटा रहा हूं, क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट को एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर चुके हैं। हमने E2 को भी E1 के साथ रिप्लेस कर दिया है, तो E1 जो है हमारे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ ये E1 थीटा एंगल बना रहा है। थीटा एंगल को मुझे सॉल्व करना है। अब मेरे लिए यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि ये जो थीटा एंगल है मैं यहाँ पर इसे सॉल्व नहीं कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि थीटा अगर मैं सॉल्व करना चाह रहा हूँ कॉस में, तो मुझे एक कंप्लीट ट्राइंगल चाहिए, और यहाँ पर ये हो रहा है कि मेरे पास दो साइड है, ये वाली और ये वाली, लेकिन जो तीसरी साइड ट्राइंगल बनाने के लिए जरूरी है वो मेरे पास नहीं है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर थीटा एंगल को यहाँ पर इस ट्राइंगल OPB के अंदर सॉल्व करूंगा। एक्चुअली होता क्या है कि अगर हमारे पास कोई लाइन है, उस लाइन को दो पैरेलल लाइन डिफरेंट पॉइंट पर इंटरसेक्ट अगर करती है, और अगर ये लाइन इस लाइन के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो ऑब्वियसली ये लाइन भी इस लाइन के साथ थीटा एंगल ही बनाएगी। तो ये जो थीटा है हमारा ये वाला थीटा है, और ये जो नीचे वाला जो हमने साइड के साथ इस लाइन के साथ एंगल थीटा बनाया है, इसे आप ट्राइंगल का ये वाला थीटा एंगल समझ सकते हैं। तो ये दोनों एंगल आपस में एक ही रहेंगे। तो इस थीटा एंगल सॉल्व करने के लिए मैं जा रहा हूं ट्राइंगल OPB के अंदर। तो इन ट्राइंगल OPB, अब इस थीटा एंगल को कॉस में मुझे सॉल्व करना है, कॉस थीटा। तो आपको एक चीज पता होगी, ये तो दिखाई दे रहा है साफ कि ये हाइपोटेनियस है BP, और जो भी हाइपोटेनियस जिस साइड के साथ एंगल बनाता है वो हमेशा बेस होता है। तो इसका मतलब यह OB जो है ये मेरे लिए बेस हो जाएगा। तो cos थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाता है, बेस बाय हाइपोटेनियस, और एंगल के ठीक अपोजिट वाली साइड जो होती है वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है। फिर हमें यहाँ पर इसे सॉल्व नहीं करना है। तो cos थीटा होता है बेस बाय हाइपोटेनियस। तो बेस है OB जिसकी वैल्यू है स्मॉल l, और जो हाइपोटेनियस है रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो इसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। एक स्टेप अगर मैं और आगे बढ़ाना चाहूँ तो मैं इसको कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ कि मैं यहाँ से रूट को हटा दूं, और रूट के बजाय मैं यहाँ पर इसकी पावर दे दूं। तो रूट की पावर होती है 1/2, तो मैंने इसे पावर दे दी है 1/2। अब मेरे पास cos थीटा की भी वैल्यू है और मेरे पास E1 की भी वैल्यू है। तो मैं अब क्या करूंगा, इसे इक्वेशन नंबर 3 दे रहा हूं मैं, और इसे मैं इक्वेशन नंबर 4 दे रहा हूं। तो अब मैं इक्वेशन फर्स्ट से E1, इक्वेशन फोर्थ से cos थीटा की वैल्यू पुट कर रहा हूं इक्वेशन 3 में। नाउ वी पुट इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में अब इन दोनों इक्वेशन की वैल्यूज को मैं पुट कर रहा हूं। तो हमारी जो इक्वेशन है, इक्वेशन 3 कुछ इस तरीके से बन जाएगी। तो फिलहाल मैं मॉड और वेक्टर दोनों को हटा रहा हूं, क्योंकि यह भी मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है और सिंपल एक लेटर भी मैग्नीट्यूड को ही रिप्रेजेंट करता है किसी वेक्टर के। तो E इज इक्वल्स टू, तो E1 है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाय R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q डिवाइडेड बाय R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब मैं cos थीटा की वैल्यू यहाँ पर रख रहा हूँ, जो है L डिवाइडेड बाय अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर पावर 1/2। देखिए डिनोमिनेटर में अगर हम देखने की कोशिश करें तो ये दोनों क्वांटिटी आपस में मल्टीप्लाई है और दोनों सेम क्वांटिटी है। अगर दो क्वांटिटी जिनका बेस सेम हो, मल्टीप्लाई उनके बीच में हो रहा है, तो उनकी पावर आपस में ऐड हो जाएगी। तो यहाँ पर पावर जो है 1 है इस R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर के ब्रैकेट की, और यहाँ पर 1/2 है। तो मैं इसे कुछ इस तरीके से ऐड करूंगा। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, 1 + 1/2 को 2/2 करके 2 से 2 कैंसिल करके 1 लिख देते हैं।
इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, 1 + 1/2। अब इसके बेस में जो है 1 है, तो मैं क्या करूंगा, इनका एलसीएम लूंगा। तो इनका जो एलसीएम है वो आ जाएगा 2। 2 का मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 1 के साथ, तो 1 × 2 2 + 1, तो 2 + 1 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3 डिवाइड में 2, मतलब इनकी पावर 1 और 1/2 ऐड होने के बाद हो जाएगी 3/2। चलिए नेक्स्ट स्टेप हम इसकी देखते हैं। तो यह स्टेप हो जाएगी E इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q डिवाइडेड बाय R² + L² और पावर हो जाएगी 3/2। R² + L² और पावर हो जाएगी 3/2। तो देखिए यहाँ पर हम जो है 2 को थोड़ा मिस कर गए थे, तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, 2 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, क्योंकि E1 और cos थीटा की वैल्यू रख दी मैंने, लेकिन यहाँ पर 2 भी है, तो मैं यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ 2। तो यहाँ पर भी आ गया है 2 × L। अब अगर हम गौर से देखेंगे इस क्वांटिटी को 2 × Q × L, तो यह हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट बन चुका है। Q इक्वल्स टू सॉरी P इज इक्वल्स टू Q × 2L, तो यह हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है। तो Q × 2L को मैं लिख सकता हूँ P, जो हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है। तो E is equals to 1/4πε0 into P divided by R² + L² और की पावर है 3/2। अब क्या कर रहे हैं, हमारी लगभग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की इक्वेशन बन चुकी है। यही खासकर अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की इक्वेशन है, बट इसको हम थोड़ा और सिंपल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसके लिए हम एक केस कंसिडर कर रहे हैं। वो केस क्या है कि अगर हम कंसीडर करें कि जो पॉइंट O है उससे पॉइंट P बहुत 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 ज्यादा दूर है, तो उस केस में क्या होगा कि ये जो डिस्टेंस R है वो भी बहुत बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी। अब इस डिस्टेंस R को अगर मैं L के साथ कंपेयर करूं, इस डिस्टेंस स्मॉल l के साथ अगर कंपेयर करूं, जो यहाँ पर इसके साथ एड हो रही है, तो उसके कंपैरिजन में L जो होगा R² के कंपैरिजन में, इस R डिस्टेंस के कंपैरिजन में बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी हो जाएगा, मतलब नेग्लिजिबल। अगर हम ये केस कंसीडर कर लेते हैं कि R इज मच ग्रेटर देन टू L, देन तो उस केस में क्या होगा, R जो है इतना बड़ा हो चुका है कि अब ये R² के साथ ऐड हो L², अगर ये ऐड ना भी हो तो हमें हमारे रिजल्ट पर कोई फर्क पड़ता हुआ दिखाई नहीं देता है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूं देन L इज नेग्लिजिबल। तो अब नेक्स्ट स्टेप में मैं L को निगलेक्ट कर दूंगा, तो हमारी जो इंटेंसिटी की इक्वेशन है वो बन जाएगी E इज इक्वल्स टू 1/4πε0 इनटू P डिवाइडेड बाय R² प्लस, तो ये L² को हम हटा चुके हैं। अब ब्रैकेट की पावर 3/2 थी, तो मैं यहाँ पर इसे लिख दूं, तो होगा क्या, ये 2 से जो 2 है ये अभी आपस में कैंसिल हो गया, तो हमारी जो इंटेंसिटी की एक्सप्रेशन है वो बन जाएगी फाइनली E/1/4πε0 इनटू P, जो हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है, और जो R है उसकी पावर हो चुकी है Q, वो हमें हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो यह जो इक्वेशन बनी है यह हमारी फाइनली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन पर है उसके लिए यह इक्वेशन है। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन पर डायपोल के देखी, तो यह हमने एयर मीडियम के लिए देखी है, मतलब कि इन दोनों चार्जेस के बीच में जो मीडियम हमने कंसिडर किया है वो एयर मीडियम कंसिडर किया है। लेकिन अगर हम बात करें कि अगर इन दोनों चार्जेस के बीच में अगर डाइलेक्ट्रिक मीडियम हो तो वह इक्वेशन क्या हो जाएगी, तो देखते हैं फॉर डाइलेक्ट्रिक मीडियम। तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम के लिए अगर मैं बात करूं, तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम का अपना एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। तो उस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का हम क्या करेंगे, ये ε0 जो हमारी एब्सोल्यूट परमिटिविटी है मीडियम की, उसके साथ प्रोडक्ट कर देंगे, तो इससे हमें उस मीडियम की एक रिलेटिव परमिटिविटी मिल जाएगी। तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम के लिए फाइनली हमारी जो एक्सप्रेशन हो जाएगी 1/4πε0 कि जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उस पर्टिकुलर मीडियम डाइलेक्ट्रिक मीडियम का, उसका हमने इसके साथ प्रोडक्ट कर दिया है इनटू T डिवाइडेड बाय R क्यूब। तो यह डाइलेक्ट्रिक मीडियम के लिए
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन पर, उसके लिए फॉर्मूला है। अब अगर हम बात करें एग्जाम के नजरिए से, तो यह ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन क्लास 12 के स्टूडेंट के लिए बहुत ही खास है। इस क्वेश्चन की एग्जाम में आने की बहुत हद तक पॉसिबिलिटी है, और अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता भी है तो 4 नंबर का यह क्वेश्चन आएगा। तो आपको क्या करना है, इस डेरिवेशन को सॉल्व करना है। थोड़ा दिखने में बड़ा है लेकिन बहुत इजी है। एक दो बार आप वीडियो को देखेंगे तो इजीली आपको समझ में आ जाएगा कि इसे हमें कैसे सॉल्व करना है। आपको जब भी एग्जाम में यह क्वेश्चन आए तो एक चीज को जरा गौर करना है कि मीडियम कौन सा दिया हुआ है डायपोल के लिए। अगर एयर मीडियम है तो एयर मीडियम के लिए हमें कुछ इस तरीके से सॉल्यूशन रखना है। अगर डाइलेक्ट्रिक मीडियम है तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम के लिए कुछ नहीं करना है, शुरू से हमारी इक्वेशन में क्या करना है, के का मल्टीप्लाई करते चलना है। तो फाइनली डाइलेक्ट्रिक मीडियम के लिए ये वाली एक्सप्रेशन हमें मिल जाएगी। अब यहाँ पर अगर हम बात करें एंड ऑन पोजीशन की, जिस डेरिवेशन को हमने पहले सॉल्व किया था, एंड ऑन पोजीशन पर डायपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड करने के लिए उसकी जो एक्सप्रेशन थी कुछ इस तरीके से थी, E is equals to 1/4 pi epsilon naught 2p divided by r cube न्यूटन कूलम इनवर्स। तो यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है कि एंड ऑन पोजीशन पर जो इंटेंसिटी थी उसकी हाफ, ठीक आधी ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन पर इंटेंसिटी हो जाती है। तो यहाँ पर इक्वेशन में आप देख सकते हैं कि एंड ऑन पोजीशन पर यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब एंड ऑन पोजीशन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन की ठीक डबल हो जाती है। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।